नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली धमाके के बाद आतंक के खिलाफ एक्शन तो तेज हो गया। बिल में छिपे एक एक दहशतगर्द पर कार्रवाई का कोड़ा चलने लगा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और लखनऊ से लेकर फरीदाबाद तक आतंक के खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान सामने आए, जिसमें आतंकियों के प्रति उनकी हमदर्दी खुलकर दिखाई दी। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की नीतियों पर फिर से सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर डॉक्टर आतंकी क्यों बन गए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाके को जम्मू कश्मीर के हालात से जोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही थी कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो गया, लेकिन कश्मीर की मुसीबत दिल्ली में बोल पड़ी है। सवाल यह है कि आखिर महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट को जम्मू कश्मीर के हालात से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या महबूबा मुफ्ती के युवाओं को उकसा रही हैं? आज इस मुद्दे पर हम बात करें, लेकिन उसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? आतंक के डॉक्टर ने दिल्ली में धमाका किया, कार में रखे विस्फोटक से खुद को उड़ा लिया, लाल किले के पास धमाका कर 15 लोगों की जान ले ली। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि क्या वजह थी जो डॉक्टर आतंकी बन गए? क्या वजह थी जो डॉक्टर आतंक के अंधे रास्ते पर चले गए? आखिर क्यों डॉक्टरों ने आतंक का रास्ता अख्तियार कर लिया? क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? पहले फारूक अब्दुल्ला सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती तो फारूक अब्दुल्ला से भी 2 कदम आगे निकल गई। जिन आतंकियों ने देश की राजधानी को दहलाया, उनसे हमदर्दी जताने लगी। दिल्ली में हुए आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर के हालात से जोड़ने लगी। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े करने लगी। महबूबा ने पूछा कि आखिरकार क्या वजह है जो एक डॉक्टर ने आरडीएक्स बांधकर खुद को उड़ा लिया? आखिर क्यों पढ़ा लिखा शख्स आतंकवादी बन गया? खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेंगे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर सियासत सुलगने लगी। सवाल खड़े होने लगे कि आतंकियों ने दिल्ली को दहलाया, कि जिन आतंकियों ने दिल्ली को दहलाया उनसे हमदर्दी क्यों? दिल्ली ब्लास्ट को महबूबा जम्मू कश्मीर से क्यों जोड़ रही हैं? क्या पीडीपी चीफ जम्मू कश्मीर के युवाओं को उकसा रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को गलत संदेश दे रही हैं? आतंकियों से हमदर्दी जताकर क्या माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं? इन सवालों के बीच महबूबा के बयान पर सियासी आग भड़क उठी। बीजेपी महबूबा की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी। अच्छा होता कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं, अच्छा होता वो अच्छाई को बोलती कि ये जो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी का जुल्म सितम पिछले 35-40 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम ने झेला है, ये जुल्म सितम, ये तशद्दुद बंद होना चाहिए। अच्छा होता अगर वो हिम्मत करके एक बार ये कह देती कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का नाम लेके कहती कि ये खून खराबा बंद करो। आतंकवादियों के आकाओं के ये प्रॉक्सी जो प्रवक्ता और पार्टनर हैं, जो आतंकवादी नहीं कह पाते, वो इनके ज़रिए कहलाने की कोशिश करते हैं। आज आतंकवादियों और अलगाववादियों का सफाया हो रहा है, तो वो लोग जो लोग कि आतंकवाद और अलगाववाद की सीढ़ियाँ चढ़ करके सत्ता के सिंहासन पर बैठते रहे हैं,
उनमें हताशा है और वो इसी तरह का जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, एलिज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। पूरा देश दिल्ली में हुए आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग हो रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आतंकी हमले पर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर का दर्द बताने लगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसे बयानों के पीछे महबूबा का मकसद क्या है? क्या सियासत के लिए महबूबा आतंकियों से भी हमदर्दी जताएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आरएस पठानिया साहब हैं, विधायक बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है पठानिया साहब आपका। तौसीफ शाह हैं, नेता पीडीपी से, बहुत स्वागत है तौसीफ साहब आपका। और अबरार हमीद हैं, प्रवक्ता एनसी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है अबरार जी आपका। सबसे पहले पठानिया साहब, भाई दोनों नेताओं के बयान आपने सुन लिए। उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए या हो सकता है कुछ जगहों पर इंडिकेट कर दिया हो, जिम्मेदार पॉलिसीज को ठहराया है, उन नेताओं को ठहराया है जो कि सत्ता में बैठे हैं। इन दोनों लोगों के बयानों में साफ दर्द झलक रहा कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं जिसने बम बांधा और लोगों को उड़ाया, असल में पॉलिसीज खराब है। साफ और स्पष्ट आपके चैनल पे अपनी बात कहने से पहले सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि बड़े ही ज्वलंत विषय पे, और जिसे कहते हैं वन दैट फिट्स द बुल्स आई, जो बिल्कुल निशान में, टारगेट में फिट होता है, आपने उस पर एक चर्चा ऑर्गेनाइज की। आपका मैं सबसे तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। देखें, आतंकवाद है। आप आतंकवाद को किसी शक्ल में, किसी रंग में, किसी रूप में, किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी भाषा और परिभाषा से आप उसको जस्टिफाई नहीं करते। मुझे यही कहना है, एक वक्त था कि एक आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा, ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती है, जिनके ऊपर अपहरण, मर्डर के केसेस हैं, और उनको यही कश्मीर से, यही मेन स्ट्रीम लाकर उनको कश्मीर का गांधी कहा जाता है। चलो भी महात्मा गांधी, कहां महात्मा गांधी और कहां मर्डर, अपहरण और फिरौती जैसे एक संगीन चार्ज जुर्म लगे। अब जब आप उन्हें गांधी कहेंगे, आप शहीदी दिवस, एक कम्युनल स्ट्राइक को आप एक शहीदी दिवस बताएंगे? पहला जम्मू कश्मीर के इतिहास में कम्युनल स्ट्राइक, और आपने आज तक उसे शहीदी दिवस के नाम से प्रचलित किया। मैंने कोई भी, देयर कैन नॉट बी परमिसिबल और इम्परमिसिबल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से मैं बताना चाहूंगा। आज पिछले चंद वर्षों में जम्मू कश्मीर वाकई एक नई फिजा में, एक जम्मू कश्मीर में सांस ली है। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पनपी है। डीडीसी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, अब विधानसभा का चुनाव, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आई है। नौकरियों में एक कहीं ना कहीं पारदर्शिता आई है। एक वक्त था जम्मू कश्मीर में बैकडोर का बड़ा प्रचलन रहता था, आज जम्मू कश्मीर उससे बाहर आया। हाँ, कुछ हद तक मैं इन नेताओं की जो बात की रेडिकलाइजेशन, कुछ ना कुछ ट्रेसेस, कुछ ना कुछ छाप है। हाँ, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, कुछ ना कुछ छाप है, लेकिन उनका कारण इन्हीं लोगों की, जो पुरानी सरकारों की अपीसमेंट की पॉलिसी, इनकी ही कहीं ना कहीं मिसगवर्नेंस, और कहीं ना कहीं ये डायनेस्टीज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसियों का गला घोंटा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं। ये फ्लॉड नैरेटिव, ये भड़काने वाले एक स्टेटमेंट, मिसलीड करने वाले स्टेटमेंट, सबबाग दिखाने वाले ऐसे वक्तव्य देश को नुकसान कर रहे हैं, देश की मुख्य धारा को नुकसान कर रहे हैं, और जम्मू और विशेषकर कश्मीर के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहे हैं। खबरदार हो, क्योंकि ये नहीं मैं कोई थ्रेटन इनको कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का युवा बच्चे सहमत है। बहुत देर होगी आपको ये आतंकवाद के नाम पे अपनी रोटियां सेकते हुए। अब विकास की बारी, अब जम्मू कश्मीर पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है। जम्मू कश्मीर सेल्फ गवर्नेंस चाहता है। जम्मू कश्मीर अपना एक 4 डायमेंशनल फिलिप चाहता है। अरे भाई, जम्मू कश्मीर का ये हाल हो गया कि जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का अपने आप में एक सिरमौर तेज है, आज जम्मू कश्मीर की इनकम से आप जम्मू कश्मीर के मुलाजिमीन की तनख्वाह तक दे पाते हैं। हड़ताल बंद के कैलेंडर से जम्मू कश्मीर बाहर आया।
जम्मू कश्मीर अब फिल्म टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बना है। एक कंसिडरेबल चेंज आई है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो में। ये मैं नहीं कहता, यह भारतीय जनता पार्टी या सरकार नहीं कहती, ये इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो पैरामीटर है मापदंड टेररिज्म को नापने के, ये वो लोग कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बताना चाहता हूं कि पटरी पे है ये। अभी इसी विषय की अगर बात करें, क्या हम सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना उनका खैरमकदम, उनका वेलकम, उनका नंदन अभिनंदन नहीं कर सकते? इतना बड़ा एक नेटवर्क उन्होंने डिकोड कर दिया। और इस नेटवर्क को अगर इस सारे घटनाक्रम को छोटा सा अगर आप बोलें, 100 गोल एक फुटबॉल मैच में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बचाए हैं, एक गोल उनसे छूटा है, और जिस एक गोल की कीमत रेड फोर्ट एक गोल है। आप इमेजिन करें जो 100 गोल उन्होंने इस नेटवर्क को डिकोड करके बचाए, कितना बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर और खासकर देश भर में ये आतंकवादी करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, उसका खुलासा भी हुआ और बहुत सारे खुलासे पठानिया साहब हो भी रहे हैं। तौसीफ साहब, जो बात पठानिया साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों की दुकानें चलती थी, इनके नाम पर उनकी राजनीति चलती थी, क्या उतने तक इसको समेट दे? वाकई या जो महबूबा साहब कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, वो कह रही है कि नहीं, आप तो खुशहाली देने आए थे जम्मू कश्मीर को, आपने दर्द दे दिया, डॉक्टर को भी आपने बारूद के साथ जोड़ दिया, जो कि लेके अपने ऊपर शरीर पे बांध के पहुंच गया बम फोड़ने के लिए। मतलब डॉक्टरों को आखिर इस नौबत में क्यों आना पड़ा? इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, सबसे ज्यादा प्रताड़ित होंगे वही डॉक्टर। जी देखिए अतुल जी, मैं 2-3 बातें बिल्कुल मैं ये फॉरवर्ड नहीं करूंगा। ये आपको जानना पड़ेगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को दिल्ली में, तो सबसे पहले जो ट्वीट आया था वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिस इज एक्ट ऑफ हीनियस क्राइम। आप इन्हें जैसे सजा देना चाहते हैं, जो इसके अंदर मुलविस है, यू हैव नो इशू, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट जैसे आपको देना। मगर साथ ही में उन्होंने ये भी बोला था कि जो इनकी फैमिलीज है, इनकी फैमिलीज के मकानों को बुलडोज नहीं करें। जबकि हमने देखा कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह रात के 2:30 बजे, सेम डे जिस दिन ब्लास्ट हुआ, तो उसी की नाइट 2:30 बजे जो ये आतंकी था, इसके मकान को ब्लास्ट कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि जो इसके मकान में जो इसके वालिद साहब, जो इसका डैडी था, या जो भी, वो दिमागी उनका संतुलन बराबर नहीं है। इसकी मां ने घरों में काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है कि ये डॉक्टर 4 लाख रुपए सैलरी ले रहा था। दिस इज अ ड्रीम सैलरी फॉर एनीवन। मिनिमम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो दिस इज अ ड्रीम सैलरी, 4 लाख रुपए महीने की ले रहे हैं। तो इसके बावजूद क्या वजह हुई, ये इस पर तो जरूरी इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए ना, कि जब आपका घर में कोई बेटा है आपका, या जैसे पठानिया साहब का बेटा है या बेटी है, वो अगर इनके साथ बहुत जोर से कभी तेज आवाज में बात करती है, तो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हर माँ बाप। मैं भी करता हूं, मेरा बेटा तेज बात करता है, मेरी बेटी तेज बात करती है, हर कोई इंट्रोस्पेक्ट करता है कि क्या वजह हुई कि ये जो शांत स्वभाव का बच्चा था, ये इतना ज्यादा तेज कैसे हुआ। ये उनका कहना था कि वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, वी वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। हम ये चाहते हैं, ये कहना उनका कि यहाँ की जो दर्द है यहाँ का, वो दिल्ली में गया। तो क्या ये सही नहीं है कि जो ब्लास्ट अभी तक जम्मू कश्मीर में ही महदूद थे, वो आज दिल्ली तक पहुंच गए? वो दिल्ली के लोगों को भी, दिल्ली में भी उसका एक छोटा या बड़ा असर देखा गया। तो क्या ये एक देश के लिए, एक देश को चलाने वालों के लिए, या उस तंजीम के लिए जो देश को चला रही है जैसे बीजेपी, क्या ये उसके लिए सही दिशा है? क्या ये एक सही तरीका है? जहां का भी आप लोग, चाहे आप साउथ में जाए, नॉर्थ में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, हर कोई पीस चाहता है। हर किसी को पता है कि जिंदगी छोटी है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल। तो अगर उसमें भी आपको ये देखना पड़े, देखिए मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में, जैसे पठानिया साहब भी जम्मू कश्मीर में हैं, इनको भी मालूम है कि पिछले 30 साल से, अप्रोक्सीमेटली नहीं 30 क्यों 35 साल हो रहे हैं आप, पिछले 35 साल से यहाँ के न्यूज़पेपर्स भरे रहते हैं, 10 मर गए, 2 मुखबिर मरे, 4 मिलिटेंट मरे, 2 जवान मरे, 4 फौजी मरे, यहाँ ब्लास्ट हो गया। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, वो देखें कि यहाँ ये हालात क्यों हुई? बड़े बड़े सम्मान के साथ तौसीफ साहब, आपकी बात से मैं कुछ बातों में सहमत होते हुए कि भाई अगर किसी के बच्चों ने कुछ गलती की तो क्या माँ बाप को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर लंबी बहस हो सकती है, शायद हो सकता है कि आपके नेता के दर्द को समझा भी जाए, लेकिन जब आपने कहा ना कि जिंदगी छोटी है, 80-90 साल,
हम सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे, यही तो सोचना है हमें अपनी जिंदगी के रहते रहते हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। पठानिया साहब यही बात कर रहे थे कि जो पीढ़ियां हैं ना, उन पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़कर जाएंगे और किसके मन में कितना दर्द भरा हुआ है या कितना गुबार भरा हुआ है, वो किस मानसिकता का है कि उसकी मां मांग मांग कर अगर कुछ पैसे इकट्ठे करती है और उसके ऊपर वो जाकर डॉक्टर बनता है या पढ़ाई करता है, तरक्की करता है, और बाद में वो अपने आप अपने शरीर पर बारूद बांधता है और कई लोगों को मारता भी है, ये सोचकर कि असल में मुझे क्या करना है। उसके पीछे का माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट सिर्फ इतना नहीं है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी के खिलाफ वो काम कर रहा है, वो तो किसी के लिए काम कर रहा है जो क्या है और क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, आप तो समझदार हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं लौटूंगा अब्दुल साहब, हामिद साहब आपके पास आऊंगा। हुसैन दलवाई ने किया महबूबा के बयान का समर्थन। महबूबा के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बोला है कि महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जम्मू कश्मीर में अन्याय हो रहा है। हुसैन दलवाई कश्मीर के युवाओं पर अत्याचार करने की बात फिर से कहते हुए दिखाई दिए हैं और बाकायदा समर्थन किया उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान का। और मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर अन्याय करती रही है। वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, इसका एक काम ये, और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बहरहाल आपने सुन लिया। अब यहां पर हामिद साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो बात तौसीफ साहब कह रहे हैं कि हम इस छोटी सी उम्र में आखिर क्यों इतना अत्याचार कर दें, क्यों इस तरीके की बात कर दें, मरने दीजिए, मारने दीजिए, दिल्ली तक क्यों आना है, कश्मीर में ही होने दीजिए, 370 चलने दीजिए, हम इसी तक रहेंगे, अपनी पीढ़ियों के बारे में भी सोचेंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के हिसाब से सोचेंगे, इस मानसिकता के खिलाफ सोचेंगे। क्योंकि अब तो कांग्रेस का भी समर्थन आ गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि असल में चंद लोगों की दुकानें इन्हीं लोगों को आधार बनाकर राजनीति के नाम पर जो चल रही थी, ये उनके बयान है। देखिए, पहले हम उन तमाम लोगों से कंडोलेंस और हमदर्दी पेश करते हैं जिनकी जानें जो है दिल्ली ब्लास्ट में हुई है। अतुल जी, आपको मैं याद दिलाता चलो, जब 2014 के जो इलेक्शंस हो गए, यहाँ पे बीजेपी के भी जो स्पोक्स पर्सन है, अब वो पठानिया साहब भी बैठे हैं और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं। 2014 में पीडीपी ने गाठी से जो वोट लिए वो बीजेपी के अगेंस्ट लिए, और बीजेपी ने जो वोट लिए जम्मू में वो खानदानी राज के खिलाफ ले लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों का अलायंस होता है। जिस बीजेपी के लिए पीडीपी अनटचेबल था और जिस पीडीपी के लिए भाजपा अनटचेबल था, उन्होंने उनके साथ सरकार बनाई। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद 2016 में दोनों पार्टियों ने हमारे हाथों में 130 लोगों की डेड बॉडीज थमा दी। और ये जो है घरों का तोड़ने का सिलसिला, ऑपरेशन ऑल आउट, ये तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार में ही शुरू हो गया। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमें यह बोला गया कि 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35 से आप लोगों ने हटाया, हमें यह कहा गया कि 370 जो है वो टेररिज्म का कारण था। अतुल जी, 6 साल हो गए, हम 6 साल से ये देखते आए कि टेररिज्म की जो एक्टिविटीज है वो तो बढ़ रही है। हमें यह कहा गया था कि 6 सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे स्टेप्स उठाए थे उसकी वजह से जो है सारा ठीक है। हमारे जो लीडर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली वो पिछले 6 साल से ये कहते आए हैं, जिस नॉर्मलसी का आप दावा कर रहे हैं, जिस नॉर्मलसी की आप पूरी दुनिया में डंडोरा पीट रहे हो, ये नॉर्मलसी कहीं कॉस्मेटिक नॉर्मलसी तो नहीं है। लेकिन हमें सरकार की तरफ से ये जवाब दिया जाता था कि आप जो आपकी दुकानें जो है वह बंद हो गई, एक कश्मीरी जो है वो अब एक मेन स्ट्रीम की राह में आया है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद पहलगाम जैसा वाकया हमारे सामने आ जाता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हो गया, अभी तक अकाउंटेबिलिटी सेट क्यों नहीं हो गई। आज अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने जी क्या बोला, महबूबा जी ने क्या बोला। अभी तक आपसे भी मेरा गिला है कि आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मांग रहे। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो वहां पे बम धमाका जो वहां पे हुआ, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं,
करीबन 1 साल पहले यहाँ की जो अवाम है उन्होंने एक जमहूरियत का जो एक प्रोसेस है, इलेक्शन आप लोगों ने कराए जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से हो गए, हमें यहाँ पे इलेक्शन हो गए और 72% वोटिंग हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हिस्टोरिकल मैंडेट मिला, आपके पास एक अवामी सरकार आ गई। जबकि हम देखते हैं कि 1 साल में आप उस अवामी हुकूमत को डिसएम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो यहाँ पे जिस बेताज बादशाह एलजी को लाके हमारे सिरों पे खड़ा करके रखा है, वो लोकल गवर्नमेंट की हर किसी चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आज जो ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हो गया, आज अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती, अभी हम लोग आप जो है उमर अब्दुल्ला साहब की इस्तीफे की मांग कर रहे होते। आपको भी ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, इस अकाउंटेबिलिटी सेट हो भी रही है सर, इसका जवाब मिलेगा। और पठानिया साहब से भी पूछूंगा, आपका अगर गिला है तो मैं उस गिला को बिल्कुल स्वीकार करता हूं, होना चाहिए, लोकतंत्र में खूबसूरती है। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आपको अनटचबल बीजेपी और पीडीपी तो दिख गई जो कि पॉलिटिकली अनटचबल थी, लेकिन आपके नेता ने कहा था कभी कि 370 भी अनटचबल है, छूकर कोई दिखाए, वो हुआ ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। तो अनटचबल तो 370 भी नहीं थी, तो अनटचबल ये कहां से? और राजनीति में तो सब होता रहता है, कभी आप किसी से मिल जाते हैं, कभी वो किसी से मिल जाते हैं, और जनता ये देखती रहती है कि भाई एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, एक दूसरे के खिलाफ मुद्दे उठाने वाले क्यों आखिर सत्ता में सुख एक साथ भोगना चाहते हैं। ये तो राजनीति है ना। बहरहाल पठानिया साहब इसका जवाब चाहिए। एक तो भाई अकाउंटेबिलिटी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी आखिर कौन तय करेगा। आपने कई बदलाव किए, 370 से लेकर तमाम तरह की चीजें, इन सबका जवाब आपको देना है, क्योंकि सत्ता में आपने है, बदलाव में आपने किया और देश ने आपका साथ दिया, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं। अब यहां पर इन दोनों लोगों की एक बात है कॉमन, वो बात यह है, ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मैंने नहीं सुना है आज तक कि कभी उसी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अत्याचार को लेकर इतना दर्द किसी का दिखाओ, और उस जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अत्याचार के बाद कोई उनके समाज का भी डॉक्टर बारूद बांधकर निकल गया हो। ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अतुल जी, आपने बड़ी एक बिल्कुल पॉइंटेड आपने जो इंसिसिव जो आपने ये जो डिबेट जो इनिशिएट की है, मैं सबसे पहले इस पे आ जाऊं कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि देयर कैन नॉट बी एक परमिसिबल फॉर्म ऑफ टेररिज्म और इनपरमिसिबल फॉर्म ऑफ टेररिज्म। इज टेररिज्म, टेररिज्म का रंग रूप, टेररिज्म का कोई मजहब, टेररिज्म की कोई कैटेगरी, टेररिज्म इज टेररिज्म, वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दैट कम वट में। सिंपल स्पष्ट ये माइंडसेट कभी अब हमें छोड़ना होगा कहीं न कहीं। किसी को ललेबी, किसी को लोरी सुनानी, फिर भारत सरकार को कसीदे पढ़ने, दुनिया के लिए कसीदे पढ़ने, अब जम्मू कश्मीर इस माहौल से बाहर आ चुका है। दूसरा, भारत सरकार ने अब एक जो रीति और नीति दी है कि टफ इंडिया दी वॉर अगेंस्ट टेरर, भारत की जो ये अपने आप में तो डिसिसिव स्टेज पे है, और इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये रीति और नीति ना सिर्फ भारत सरकार। पठानिया साहब रोकूंगा सर, समय की थोड़ी पाबंदी है। आपकी आखिरी बात से एक शब्द निकालूंगा, दोनों मेहमानों से और कमेंट लूंगा इस पर। शायद आप ये कह रहे हैं कि जो टॉलरेंस वाली बात है, वो जीरो टॉलरेंस वाला रवैया आगे भी रहेगा, कोई कुछ भी बोलता रहे। एग्जैक्टली रहेगा। बताइए साहब, तौसीफ साहब, भाई जीरो टॉलरेंस है, आप लोग कुछ भी करते रहे, किसी की राजनीति चमकती हो, लेकिन ये जो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है वो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में ऐसे ही चलेगा, जो उसमें इन्वॉल्व होगा उस पर एक्शन होगा और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि 2014 से तो इन्होंने स्टार्ट कर लिया, मगर 2014 से पहले नहीं गया ये, कि जहां पर इन्होंने ये देखा कि 96 में जो अभी हालात है जम्मू कश्मीर की, वो 96 में जो राजीव फरोख अकॉर्ड हुआ था उसकी वजह से है, जो इन्होंने मास रिगिंग की थी। तो अगर हम देखें ये ब्लास्ट भी जो हो रहे हैं आज इसकी वजह से हो रहे हैं, ये जितने भी 1.5 लाख लोग हमारे मरे हैं उसी की वजह से मरे हैं कि जो इन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को डिरेल कर दिया 1987 में। ये नहीं तौसीफ साहब, माफी चाहूंगा सर, देखिए आप उनके सरकार उनके समय को जिम्मेदार ठहराएंगे, वो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे, कि बीजेपी कह रही है कि भाई जो एक्शन में होगा वो होगा, टेररिज्म से जो जुड़ेगा उस पर एक्शन होगा, यही उनकी नीति है। बहुत जल्दी से अबरार साहब, अबरार हमीद साहब, बहुत शार्प कमेंट करिएगा। भाई वो आपके दौर को याद दिलाने लगे और कह रहे हैं कि आपके दौर का ही नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अतुल जी देखिए, अतुल जी मैं जीरो टॉलरेंस पर बात करना चाहता हूं। तो ये सर समय की थोड़ी पाबंदी है, बहुत शार्प, बस 30 सेकंड, प्लीज 30 सेकंड। मैं ये
मैं मेरे पठानिया साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि जो इन्होंने अभी जीरो टॉलरेंस के बारे में बोला, तो अभी एक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जो हिंदुस्तान में 65 लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते हुए पकड़ा गया। तो क्या वहां पर इन्होंने कोई जीरो टॉलरेंस दिखाया? क्या उनके घर डिमोलिश हुए? क्या उनके साथ क्या हाल हुआ, ये तो अभी तक हमको मालूम नहीं है। क्या वहां पर ये पहले अपने घर से जीरो टॉलरेंस स्टार्ट करे? अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर कुछ ऐसा है तो उनको घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बताइए भाई हामिद साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट शार्प। देखिए आदमी ऐसा करता पाया गया। पठानिया जी एक सेकंड, लेकिन अगर को पाया गया है वो ऐसी बात है, सख्त सख्त सागी, कानून बराबर रहेगा सब। बताइए सर, बताइए हामिद साहब। देखिए अतुल जी, जिस रिगिंग की ये तौसीफ साहब बात कर रहे हैं, इनको मैं बताता चलूं, उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रदेश सदर थे वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। ये पहले डिसाइड करे इनको करना क्या है, इनको ये बोल क्या है। राजीव फारूक के बिल्कुल खिलाफ थे वो। नहीं जी, हिस्ट्री की किताब खोलिए। सर माफी चाहूंगा तौसीफ साहब, अबरार साहब, देखिए घूमकर कितना पीछे चलेगा और एक दूसरे के नेताओं को आप गिनाने लगे कि आपके दौर में सबसे ज्यादा खराब स्थिति थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और अब आज आप बात करते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर में युवाओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या ये 2-4 डॉक्टर या 2-4 ऐसे लोग यही जम्मू कश्मीर है? इसी से जम्मू कश्मीर का आकलन होगा। और रही बात, अगर इन पर अत्याचार हो गया तो क्या उस अत्याचार को कोई भूल सकता है? उस पूरे दौर को कोई भूल सकता है कश्मीरी पंडितों का? लेकिन वहां से तो किसी ने बारूद नहीं बांधा, वो तो अपनी वैली छोड़कर निकल गया। उसके बाद भी उन्होंने इस तरीके से कोई बदले की भावना से काम नहीं किया। मतलब उदाहरण तो वहीं पर दिखाई देता है, उसके लिए दूसरी दुनिया, दूसरे देश में नहीं जाना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका, तौसीफ साहब आपका और अबरार हमीद साहब आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के दो बड़ी पार्टियां, उनके लीडर, उन लोगों ने उन मुद्दों को छेड़ा है जिससे राजनीति उनकी चलती रही है, बीजेपी का आरोप है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अकाउंटेबिलिटी आखिर कब तय होगी? जो दिल्ली के गुनहगार हैं उनके ऊपर एक्शन जरूरी है और होना भी चाहिए। नमस्कार।